15 साल तक मैंने पार्क में अपनी बेरहमी के दम पर राज किया और आखिरकार पूरे पार्क का बॉस बन गया। लेकिन जैसे ही ऐश की जिंदगी शुरू करने वाला था, ज्यादा पार्टी करने की वजह से मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं एक अमीर परिवार के असली वारिस के शरीर में था। अभी मैं कुछ समझ ही रहा था कि एक अधेड़ आदमी ने आते ही मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरे घर में तुम्हारे जैसा जलनखोर बेटा नहीं हो सकता। अचानक मेरे दिमाग में अनगिनत यादें उमड़ पड़ीं। तभी पता चला मैं एक डॉग ब्लड नॉवेल में आ चुका हूं और इस कहानी का सबसे बदनसीब असली वारिस बन गया हूं। न बाप का प्यार, न मां का। तभी एक खूबसूरत औरत मेरी तरफ आई। वो मेरी सगी मां थी, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। मेरी मां ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, यांग छुआन की हर चीज उसी की है। अगर तुम्हें चाहिए था तो मांग लेते। चोरी करने की क्या जरूरत थी? उनकी बात खत्म होते ही सीढ़ियों से दो औरतें नीचे उतरीं। एक मेरी बड़ी बहन मू नाइये और दूसरी मेरी दूसरी बहन मू युलू। उन दोनों के पीछे वही नकली वारिस मू यांगचुआन खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो बेचारी बनने का नाटक करते हुए बोला, माँ, पापा, अगर भैया को घड़ी चाहिए थी तो मैं उन्हें दे देता। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरी बहन मू युलू ने तुरंत उसे रोक दिया। यांगचुआन, उसकी तरफदारी मत करो। वो एहसान फरामोश है। अभी घर आए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम्हारी चीजें छीनना शुरू कर दिया। मैंने गहरी सांस ली। अब जाकर मुझे पूरी कहानी समझ आ गई। मेरे सामने गुस्से से भरे पिता थे, बर्फ जैसी ठंडी मां थी, हर चीज को परखती बड़ी बहन थी, तिरस्कार भरी नजरों से देखती दूसरी बहन थी, और उनके बीच मासूम बनने का ढोंग करता वो नकली वारिस। ये पूरा परिवार उसी के इशारों पर नाच रहा था। ये सब देखकर मेरे होंठों पर अचानक एक हल्की सी हंसी आ गई। अच्छा, अब तो पूरी तरह यकीन हो गया। इस घर में एक भी इंसान ढंग से सोचता नहीं है। मेरी ये बात सुनते ही पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने ठंडी आवाज में गरजते हुए कहा, नालायक, किसने कहा तुम्हें खड़े होने के लिए? अभी घुटनों के बल बैठो और यांगचुआन से माफी मांगो। उनकी बात खत्म होते ही मैंने मुंह यांगचुआन की आंखों में चमकती हुई जीत की मुस्कान साफ देख ली। मैंने बिना घबराए धीरे धीरे अपने कपड़े झाड़े, कलाइयां घुमाईं, फिर पूरे परिवार पर नजर डालते हुए आराम से पूछा, एक बात बताइए, सब लोग आ गए ना? मेरी बात सुनकर पूरा परिवार कुछ पल के लिए चौंक गया। दूसरी बहन मू युलू ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? हम सब तो यहीं हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस ये पक्का कर रहा था कि कहीं मेरी बचपन की मंगेतर अभी आना बाकी तो नहीं है, वरना बाद में मुझे दोबारा हाथ उठाने की मेहनत करनी पड़ती। मेरी बात सुनते ही पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। सभी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। इसे बचपन की सगाई वाली बात कैसे पता चल गई? मैंने बस आराम से अपनी कलाइयां घुमाई, जैसे लड़ाई से पहले शरीर गर्म कर रहा हूं। फिर पूरे परिवार पर नजर डालते हुए बोला, चूंकि तुम लोगों को इंसानों की भाषा समझ नहीं आती, तो फिर गैर इंसानी तरीके से ही बात करनी पड़ेगी। पिछली बार तुम लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया था, इस बार मेरी बारी है। बिल्कुल बराबरी का हिसाब। इतना कहते ही मैं चीते की रफ्तार से आगे लपका। मेरा पहला निशाना था मू यांगछुआन। रास्ते में खड़ी दोनों बहनें मुझे रोक भी नहीं पाईं। मैंने उन्हें एक झटके में किनारे धकेल दिया। दोनों लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ीं और उनकी चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। पलक झपकते ही मैं मू यांगछुआन के सामने पहुंच चुका था। मेरे हाथ ने उसके करीने से संवारे बालों को लोहे की पकड़ की तरह जकड़ लिया। मैंने सिर हल्का सा टेढ़ा किया और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में मेरी वो मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। सच कहूं, जब भी मैं ऐसे नॉवेल पढ़ता था तो बस यही सोचता था कि काश मेरा हाथ मोबाइल के अंदर पहुंच जाता और ऐसे लोगों को सबक सिखा देता। लेकिन आज वो इच्छा सच हो गई। मैंने सामने खड़े सदमे में जमे पूरे परिवार पर एक नजर डाली और मुस्कुराकर कहा, अब जो होने वाला है वो थोड़ा ज्यादा उग्र हो सकता है, इसलिए चाहो तो आंखें बंद कर लो। अगले ही पल धड़ाम, पूरे बंगले में जोरदार आवाज गूंज उठी। मैंने मू यांगछुआन के बाल पकड़कर उसे जोर से पत्थर की रेलिंग की तरफ धक्का दे मारा। वो दर्द से चीख उठा, यांगछुआन! मां घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। पिता का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मूगे, तू पागल हो गया है क्या? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने धीरे से सांस छोड़ी, फिर मुस्कुराते हुए पिता की तरफ देखा। इतनी जल्दी क्यों घबरा रहे हैं? अब आपकी बारी है, बूढ़े साहब। पिता ने फिर अपने रुतबे का सहारा लेने की कोशिश की।
मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप अगर बेटे को डांटे या मारे तो वो उसका हक रहे। लेकिन मैंने मासूमियत भरे चेहरे के साथ हैरानी जताई। पापा, हम दोनों की पहचान हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आखिर आपको किस बात की हिम्मत मिली कि आप आज भी मुझसे अकड़कर बात कर रहे हैं? मैं आराम से चलते हुए पिता के सामने पहुंचा। चटैक! इस बार पहले से भी ज्यादा जोरदार और करारा थप्पड़ उनके चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि वो वहीं सन्न रह गए। उनके गाल पर मेरी पांचों उंगलियों का साफ लाल निशान उभर आया। भैया, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने पापा को थप्पड़ मार दिया। मेरी दोनों बहनें तुरंत चीख उठीं। मैंने सुन्न पड़ चुकी अपनी उंगलियां मलते हुए बिल्कुल ऐसे कहा जैसे किसी से आम बात कर रहा हूं। क्यों नहीं मार सकता? जहां तक मुझे याद है, घर लौटने के बाद इन 6 महीनों में इनसे मुझे 360 से भी ज्यादा थप्पड़ पड़े हैं। औसतन हर दिन 2 थप्पड़। लगता है इन्हें लोगों को थप्पड़ मारने का बड़ा शौक है। नालायक! तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? पिता दर्द से संभलते हुए गरजे। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से भर चुका था। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। चटाक! मैंने पलटकर उन्हें एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर मुस्कुराकर कहा, आप जैसे बाप को भी मुझसे ये बातें कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने उन्हें जरा भी संभलने का मौका नहीं दिया। अगले ही पल मैंने फिर बिजली जैसी तेजी और पूरी ताकत के साथ एक और थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि पिता की आंखों के आगे तारे घूम गए। भैया, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। मां गुस्से से चीख उठी, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। पलटकर पिता के गाल पर फिर एक थप्पड़ जड़ दिया। भैया, तुम पागल हो गए हो क्या? अब बस भी करो। बड़ी बहन मुंह नाई भी गुस्से से गरज उठी। मैंने बिना कुछ बोले फिर हाथ उठाया और एक और करारा थप्पड़ उनके चेहरे पर दे मारा। पिता के दोनों गाल बुरी तरह सूज चुके थे। उन्होंने बेबसी से अपनी पत्नी और बेटियों की तरफ देखा और मन ही मन कराह उठे, तुम लोग क्या एक पल के लिए चुप नहीं रह सकती? उसी समय जमीन पर पड़ा मु यांगछुआन फिर कमजोर आवाज में बोला, भैया, सब मेरी गलती है। अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकाल लो। उसकी बात सुनते ही मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन पिता का दिल धक से रह गया। उन्हें अचानक बहुत बुरा एहसास हुआ और अगले ही पल चटाक 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 लगातार गूंजती थप्पड़ों की आवाज पूरे घर में ऐसे फैल गई मानो एक साथ पटाखों की पूरी लड़ी फूट पड़ी हो। मैंने लगातार 10 से भी ज्यादा थप्पड़ जड़ दिए, इतने कि पिता का पूरा चेहरा सूजकर बिल्कुल सुअर के सिर जैसा हो गया। उनकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। शरीर डगमगा रहा था मानो किसी भी पल गिर पड़ेंगे। जब मुझे लगा कि अब काफी हो चुका है, तो मैंने संतुष्टि से लंबी सांस छोड़ी, फिर हाथ रोक लिया और उनका कॉलर छोड़ दिया। चक्कर खा रहे पिता लड़खड़ाते हुए पीछे हटे और धम्म से जाकर सोफे पर गिर पड़े। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे समय मां और मेरी दोनों बहनों में से कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वे बस दूर खड़ी चीखती रहीं और मुझे कोसती रहीं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, इस मुंह परिवार में सचमुच हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई पेंच ढीला है। मैंने सुन्न पड़ चुके अपने हाथ को झटका। फिर मेरी नजर सीढ़ियों के पास खड़ी कांप रही तीनों औरतों पर पड़ी। वे तीनों मु यांगछुआन को कसकर अपने पीछे छिपाए खड़ी थीं। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। बड़ी बहन मु नाई ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कांपती आवाज सब बता रही थी। भैया, अब तुम और क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं करेंगे? इस हिसाब का बदला हम तुमसे आज नहीं तो कल जरूर लेंगे। यहां तक कि दूसरी बहन मु युलू भी गुस्से से चिल्ला उठी। अगर तुमने मु यांगछुआन को छूने की भी कोशिश की तो समझ लो तुम्हारा खेल खत्म है। अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। हो सकता है तब हम तुम्हें माफ कर दें। मां भी और जोर जोर से रोने लगी। मेरी ही किस्मत फूटी थी। मैंने आखिर किस पाप की सजा पाई जो तुम्हारे जैसा बेटा पैदा हुआ? अगर पहले से पता होता तो तुम्हें बाहर ही सड़ने के लिए छोड़ देती। मैंने ऊबते हुए कान खुजलाया और जमीन पर मरे होने का नाटक कर रहे मु यांगछुआन की तरफ इशारा किया। बस हो गया? और कोई धमकी बची है तो वो भी दे दो। मैं हल्का सा रुका, फिर होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान लाते हुए बोला, वैसे पुलिस बुलाने की बात तो मुझे भी पसंद आई। उदाहरण के लिए वो घड़ी जो मुझ पर चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था, गायब हुआ बैंक कार्ड और मोबाइल, और बड़ी बहन का गायब अंडरगारमेंट। मैं आराम से मुस्कुराया और अपनी नजर मु यांगछुआन पर टिकाई। क्यों ना पुलिस ही पता लगा ले कि ये सारी चीजें आखिर हैं कहां। क्या कहते हो मु यांगछुआन? मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही मू नाई, मां और मू युलू तीनों एकदम सन्न रह गईं।
जमीन पर पड़े मू यांगछुआन का शरीर भी हल्का सा कांप उठा, लेकिन अगले ही पल वह रोते हुए बोला, मां, दीदी, रहने दीजिए। हम सब एक ही परिवार हैं। अगर पुलिस आ गई तो हमारे ग्रुप की बदनामी होगी। भैया, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं। उसकी ये बातें सुनकर मो युलू फिर से भावुक हो गई। लाल आंखों से मुझे घूरते हुए वह चिल्लाई, देखा तुमने? इस हालत में भी मेरा छोटा भाई तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम उससे कुछ सीख क्यों नहीं सकते? मेरा छोटा भाई? मैं हंस पड़ा। वो वो तो बस एक ऐसा जंगली हरामी है जिसने असली वारिस की जगह पर कब्जा कर रखा है। इतना कहकर मैं उन तीनों मां बेटियों की तरफ बढ़ने लगा जो मेरा रास्ता रोककर खड़ी थीं। तुम मो यांगछुआन को हाथ नहीं लगाओगे? मो युलू ने दोनों हाथ फैलाकर उसे अपने पीछे छिपा लिया। उसका अंदाज बिल्कुल उस मुर्गी जैसा था जो अपने चूजों को बचाने के लिए पंख फैला देती है। उन्हें पूरा यकीन था कि मैं चाहे कितना भी पागल क्यों ना हो जाऊं, लेकिन किसी औरत पर हाथ नहीं उठाऊंगा। उधर मो यांगछुआन भी उनके पीछे छिपा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और होंठों पर एक घमंडी, चुनौती भरी मुस्कान उभर आई। मैं वहीं रुक गया। मैंने उनकी तीनों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर साफ लिखा था कि उन्हें पूरा भरोसा है मैं पीछे हट जाऊंगा। मैंने अचानक गहरी सांस ली और बेबस होकर कहा, तो तुम लोग सच में इसे बचाने के लिए मेरे सामने खड़ी रहोगी? मां और दोनों बहनों ने देखा कि मैं जैसे नरम पड़ गया हूं। उनका आत्मविश्वास तुरंत लौट आया। मैंने लाचारी से सिर हिलाया, मानो आखिरकार हार मान ली हो। ठीक है, अगर तुम लोग इतनी जिद कर ही रही हो कि मैं इसे हाथ न लगाऊं। मेरी बात सुनते ही मां और दोनों बहनों के चेहरों पर जीत की मुस्कान उभरने ही वाली थी, लेकिन तभी मैंने अपनी बात पूरी की। मेरी आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी और तेज हो गईं। तो फिर मुझे तुम लोगों को ही सबक सिखाना पड़ेगा। अगले ही पल उन्हें संभलने का जरा भी मौका दिए बिना मैं बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ झपटा। भैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चीखें और गुस्से भरी आवाजें एक साथ पूरे कमरे में गूंज उठीं। मैंने बिना रुके लगातार वार करने शुरू कर दिए। हर वार बेहद तेज और सटीक था। मैं जानबूझकर ऐसे हिस्सों को निशाना बना रहा था जहां सबसे ज्यादा दर्द हो लेकिन जान का कोई खतरा ना हो। मेरे हाथ एक के बाद एक अजीब और तेज चालों से चलते गए, मानो बंदर की फुर्ती, चील की झपट और बिजली की रफ्तार एक साथ उतर आई हो। मेरे हर दांव इतने चालाक और सटीक थे कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही पलों में मां और दोनों बहनें दर्द से चीखने लगीं। उनके बाल पूरी तरह बिखर चुके थे, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, चेहरे का मेकअप भी पूरी तरह फैल गया था। उधर मू यांगछुआन यह सब देखकर पूरी तरह सन्न रह गया। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। अब उसमें मेरे पास आने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। कुछ मिनट बाद मैंने आखिरकार हाथ रोक लिया। पूरे शरीर में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। सिर्फ एक शब्द, सुकून। फिर मैंने जमीन पर नजर डाली। तीनों औरतें अस्त व्यस्त हालत में पड़ी थीं। उनके गाल बुरी तरह सूज चुके थे। अब उनमें पहले जैसी अमीर और रईस महिलाओं वाली शान का नामो निशान भी नहीं बचा था। वे मुझे ऐसे देख रही थीं मानो उनके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस खड़ा हो। मैं धीरे से उनके सामने झुककर बैठ गया। इस बार मेरी आवाज अचानक बेहद शांत और नरम हो गई। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या अभी तुम लोग मू यांगछुआन को मुझसे बचाओगी? अच्छी तरह सोच लो, अपने आप को चुनोगी या फिर उसे? मेरी बात खत्म होते ही मां और दोनों बहनों ने बिना एक पल की भी देर किए कांपते हुए अपने हाथ उठाए और एक साथ जमीन पर पड़े बेहोश होने का नाटक कर रहे मू यांगछुआन की तरफ उंगली कर दी। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन उन तीनों की नजरों में यह मुस्कान किसी शैतान से भी ज्यादा डरावनी थी। बहुत बढ़िया, जब तुम लोगों ने अपना फैसला कर ही लिया है तो मैं भी किसी को मजबूर नहीं करता। इतना कहकर मैं धीरे धीरे मू यांगछुआन की तरफ बढ़ने लगा। उधर जमीन पर बेहोश होने का नाटक कर रहा मू यांगछुआन अभी तक नहीं जानता था कि उसे उसके अपने ही लोगों ने छोड़ दिया है। वह मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी उंगली में तेज दर्द उठा। आहा! उसकी दर्द भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। भैया, नहीं! मां, दीदी, मुझे बचाओ! अब उससे नाटक करना भी नहीं हुआ। वह घबराकर जमीन पर लुढ़कता हुआ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसके कॉलर को एक झटके में पकड़ लिया और उसे ऐसे वापस खींच लाया मानो किसी छोटे चूजे को उठा लिया हो। तू कमीना है, यह अपराध है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक एक तेज बदबू हवा में फैल गई। मैंने तुरंत सांस रोक ली और गुस्से में चिल्लाया, धत तेरे की!
तुझे जरा भी सफाई की परवाह नहीं है क्या? तुझे नहीं पता मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इतना कहकर मैंने अपना हाथ पूरी ताकत से पीछे घुमाया। चटक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उस एक थप्पड़ से मू यांगछुआन वहीं खड़ा खड़ा घूम गया। मेरे मन में अजीब सा संतोष उमड़ा। मैंने अपना हाथ झटकते हुए बुदबुदाया, वाह, ये एहसास तो कमाल का है। अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि वो बूढ़ा हर वक्त लोगों को पीटने पर क्यों उतारू रहता था। सच में सारा तनाव निकल जाता है। आहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेइज्जती से तिलमिलाया मू यांगछुआन पूरी तरह बेकाबू हो गया। वह जोर से चिल्लाया, किसी अजीब सी कराटे की मुद्रा बनाकर मेरी तरफ झपट पड़ा। मेरी नजर ठंडी हो गई। मैंने आराम से एक कदम हटकर उसका हमला खाली जाने दिया। अगले ही पल मैंने बिजली जैसी रफ्तार से अपना घुटना उठाकर उसके निचले हिस्से पर जोरदार वार कर दिया। मू यांगछुआन उसी क्षण जड़ होकर रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। फिर वह धीरे धीरे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। पूरा शरीर दर्द से सिकुड़ गया और वह वहीं दोहरा होकर कांपने लगा। यह सब देखकर मेई लियांगशिन और उसकी दोनों बेटियों ने अनजाने में अपने पैर कसकर भींच लिए। उनके शरीर में डर की ऐसी ठंडी लहर दौड़ी कि मानो सिहरन सिर तक पहुंच गई हो। लेकिन मैं अभी भी नहीं रुका। कमरे में लगातार भारी चोटों की आवाजें गूंजती रहीं। कुछ देर बाद मू यांगछुआन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। तब जाकर मैंने हाथ रोका। मैं हांफते हुए पास की कुर्सी पर बैठ गया। फिर मेरी नजर कमरे के कोने में पड़े पिता पर गई, जो अब भी बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, बूढ़े, अब नाटक बंद कर। इधर आकर इनके साथ खड़ा हो जा। अगर और पिटाई करवानी है तो वहीं पड़ा रहे। मेरी बात सुनते ही पिता का पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने जमीन पर पड़े अपने परिवार की दयनीय हालत देखी। आखिरकार डर ने उनकी सारी अकड़ तोड़ दी। उन्होंने सिर झुकाया और धीरे धीरे घिसटते हुए मेई लियांगशिन और दोनों बेटियों के पास जाकर खड़े हो गए। मैंने सामने खड़े उन चारों के सूजे हुए चेहरों की तरफ देखा। मेरे मन का गुस्सा अब काफी हद तक शांत हो चुका था। मैं अच्छी तरह जानता था, हिंसा हर समस्या का समाधान नहीं होती, लेकिन कई बार किसी को उसकी हद दिखाने का सबसे तेज तरीका वही बन जाती है। अब इस मामले को यहीं खत्म करने का समय था। मैंने गहरी सांस ली। चेहरा फिर से शांत हो गया। फिर मैंने पिता की तरफ देखा और सपाट लहजे में पूछा, तो बूढ़े, पुलिस बुलानी है? बुला लो, मैं हर वक्त तैयार हूं। पिता ने सूजे हुए चेहरे के साथ लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तो तू आखिर चाहता क्या है? उनकी आवाज में अब गुस्सा बिल्कुल नहीं बचा था, सिर्फ गहरी थकान और अंतहीन डर। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरी नजर इस बर्फ जैसी ठंडी हवेली पर घूमी, फिर सामने खड़े इन घिनौने लोगों पर टिक गई। मैंने एक एक शब्द साफ और दृढ़ आवाज में कहा, मैं मुंह परिवार छोड़ रहा हूं। आज के बाद हमारे सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, अचानक मेरे दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंज उठी। जांच पूरी हुई। होस्ट का जीवन दुर्भावना से बदल दिया गया था। परफेक्ट लाइफ सिस्टम सक्रिय किया जा रहा है। सक्रिय होने की शर्त, जिन्हाई के मुंह परिवार से पूरी तरह संबंध तोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना। सिस्टम की घोषणा सुनकर मेरे होंठ फड़क उठे। मैंने मन ही मन कहा, कमाल है, पूरी कहानी तो लगभग खत्म होने वाली है और तू अब एंट्री मार रहा है। अब आकर क्या तमाशा करने आया है? कुछ पल तक सिस्टम चुप रहा। फिर उसने थोड़ी सी मायूस आवाज में कहा, होस्ट, तो क्या मैं चला जाऊं? मैं हंस पड़ा। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। जब आ ही गए हो तो अब वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। इतना कहकर मैंने सिस्टम से बातचीत खत्म की और फिर दोबारा हकीकत में लौट आया। सामने खड़े मुंह परिवार के सभी लोग मुझे अविश्वास से घूर रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे न उनके पैसे चाहिए और न उनकी संपत्ति। मैं सिर्फ इस परिवार से हमेशा के लिए निकल जाना चाहता था। तभी पिता ने डरते डरते कहा, न नहीं, अभी नहीं जा सकते। मुंह परिवार इस समय बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर अभी तुम चले गए तो बड़ा बदनाम हो जाएगा। बस 1 महीना, 1 महीने बाद चले जाना। मेरे चेहरे का भाव तुरंत ठंडा पड़ गया। मैंने झटके से उनका कॉलर पकड़ लिया। मेरी आंखों में उमड़ती जानलेवा ठंडक देखकर उनका पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुझे लगता है मैं तुझसे इजाजत मांग रहा हूं? अगर मुझे सच में गुस्सा आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं।
मैं अब भी इसी वक्त यहां से जाऊंगा। तुम्हारे मुझसे परिवार का क्या होगा? मुझे उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने उन्हें जोर से धक्का देकर छोड़ दिया। फिर मेरी नजर मुंह नाई पर गई। मैंने उसकी ओर उंगली करते हुए कहा, तुम जाकर कागज और पेन लेकर आओ। मुंह नाई डर के मारे सिमट गई। उसने पहले जमीन पर पड़े पिता की ओर देखा, फिर मेरी तरफ देखा, जो इस वक्त गुस्से से भरा खड़ा था। आखिरकार मुंह नाई चुपचाप कागज और पेन लेकर आ गई। मैंने उसके हाथ से दोनों चीजें झटके से छीन ली, फिर झुंझलाते हुए आंखें घुमाई और बुदबुदाया, इतनी देर से नखरे कर रही थी और खुद को लेडी सीईओ कहती है। मेरी बात सुनकर मुंह नाई गुस्से से कांप उठी, लेकिन उसमें मुझसे बहस करने की हिम्मत नहीं बची थी। वह चुपचाप पीछे हटकर एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने तेजी से कागज पर कुछ लाइनें लिखी, फिर रिश्ता खत्म करने वाला दस्तावेज जोर से मेज पर पटक दिया। अच्छी तरह पढ़ लो। मैं मुंह परिवार की एक फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता न रहे। तभी काफी देर से चुप खड़ी मोयूलू ने अचानक कहा, भैया, जरा सोच समझकर फैसला कीजिए। अगर आप मुंह परिवार छोड़ देंगे तो बाहर आपकी कोई पहचान नहीं होगी। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली और बेपरवाही से पूछा, अच्छा, तो क्या इस मुंह परिवार में मेरी कोई इज्जत थी? बेकार की बातें बंद करो, जल्दी से दस्तखत करो और सब लोग अंगूठा लगाओ। आज कोई भी बचकर नहीं जाएगा। पिता अभी भी आखिरी कोशिश करना चाहते थे। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, बस 1 महीना रुक जाओ। मैंने अचानक जोर लगाया और उनकी उंगली पीछे की ओर मरोड़ दी। आह! पिता का चेहरा दर्द से बैंगनी पड़ गया। वह चीखते हुए बोले, छोड़, छोड़ो, मैं साइन करूंगा, अभी करता हूं। उनकी बात सुनते ही मैंने हाथ छोड़ दिया। मेरे बेरहम तरीके ने वहां मौजूद हर इंसान के दिल में डर बैठा दिया। पिता की आंखों में नफरत की एक झलक जरूर चमकी, लेकिन कांपते हुए हाथों से उन्होंने आखिरकार अपना नाम लिख दिया। मां, मुंह नाई और मुंह युलू की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। जब पिता ही दस्तखत कर चुके थे, तो वे विरोध करने की हिम्मत कैसे जुटाते? एक एक करके सबने दस्तखत कर दिए। तभी मुंह यांगचुआन कांपता हुआ मेरी तरफ आया। उसने जबरदस्ती चेहरे पर खुशामदी मुस्कान लाते हुए कहा, भैया, अब मेरी बारी है ना? मैंने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। है। मुझे मुस्कुराते देख वह भी तुरंत बेवकूफों की तरह हंसने लगा। हे, हे। लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। मैंने झटके से उसके बाल पकड़ लिए। मुंह यांगचुआन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह घबराकर चीख उठा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, हंस किस बात पर रहा है? तेरा और मेरा खून का रिश्ता है क्या? तू आखिर है कौन? तुझे किसने हक दिया यहां दस्तखत करने का? मुंह यांगचुआन घबराकर बोला, भैया, हम तो। मुंह युलू से अब और देखा नहीं गया। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि बगल में खड़ी मुंह नाई ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। माफ कीजिए, मेरी बहन की पिटाई के बाद उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। मैंने झुंझलाकर आंखें घुमाई और सामने खड़े लोगों को देखते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। एक ऐसा पालित बेटा जो अपनी ही बहनों पर गंदी नजर रखता हो और पूरे परिवार की संपत्ति हड़पने का सपना देखता हो, आखिर उसमें ऐसा क्या है कि तुम सब उसे बचाने के लिए जान देने पर तुले हो? मेरी बात खत्म होते ही मुंह यांगचुआन कुछ बोलने ही वाला था। चट्टाक! एक थप्पड़ ने उसकी सारी बात वहीं रोक दी। मैंने बेपरवाही से आगे कहा, यह तो अपने दिमाग में न जाने कितनी बार तुम लोगों के कपड़े उतरवा चुका होगा, और तुम दोनों बूढ़ों के मरने के बाद पूरी संपत्ति अकेले हड़पने के सपने भी न जाने कितनी बार देख चुका होगा। मैंने इसके कमरे के बाहर खड़े खड़े कई बार ऐसी बातें सुनी हैं। मेरी ये बातें सुनते ही मुंह परिवार के सभी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बेशक मैं ये सब मनगढ़ंत बोल रहा था, लेकिन 90% संभावना थी कि ऐसी सोच उसके मन में सचमुच रही हो। आखिर ऐसी कहानियों में अक्सर यही होता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आज के बाद मु यांगचुआन की इस घर में जिंदगी आसान न रहे। पोकारे मु यांगचुआन गुस्से से लाल होकर चिल्लाया, भैया, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसका सिर पकड़कर जोर से मेज पर दे मारा। जानबूझकर उसी जगह वार किया जहां उसका घाव अभी अभी भरना शुरू हुआ था। धड़ाम! भारी टक्कर की आवाज के साथ उसकी दर्द भरी चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। अगले ही पल मैंने सिर उठाकर सबकी तरफ ऐसे मुस्कुराकर देखा जैसे कोई बेहद शांत इंसान हो, फिर बोला, अरे हां, तुम लोगों से अंगूठे के निशान लगवाना तो मैं भूल ही गया था। आओ,
यहां तो तैयार स्याही भी मौजूद है। एक एक करके सब लोग आओ और अपने अंगूठे के निशान लगा दो। तुम्हारी बात सुनते ही पिता, माँ मू नाई और मू युलू पागलों की तरह दौड़ पड़े। सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हुए मू यांगचुआन के बहते खून से अपने अंगूठे डुबोकर दस्तावेज पर निशान लगाने लगे। इतनी तेजी से यह सब हुआ कि एक पल के लिए तुम भी हैरान रह गए। तुमने मन ही मन व्यंग्य से सोचा, सच में जानवर तो आखिर जानवर ही होते हैं। डंडा न पड़े तो सीधी चाल चलते ही नहीं। जब सबके अंगूठे के निशान लग गए, तुमने संतुष्टि से वह रिश्ता खत्म करने वाला दस्तावेज उठाया, उस पर हल्के से फूंक मारी, फिर मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट, सहयोग के लिए धन्यवाद। अब मैं तुम लोगों के खुशहाल पारिवारिक जीवन में और बाधा नहीं डालूंगा। इतना कहकर तुम हंसते हुए दरवाजे की ओर चल पड़े। मुंह परिवार ने सोचा कि आखिरकार उनका यह डरावना सपना खत्म हो गया। वे अभी राहत की सांस लेने ही वाले थे कि अचानक तुम रुक गए। फिर धीरे धीरे पलटकर उनकी ओर देखा। तुम्हारे इस एक पलटने से ही मुंह परिवार के सब लोगों के दिल दहल उठे। पिता तो डर के मारे सीधे जमीन पर गिर पड़े। तुमने उन्हें दिलचस्पी से देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मिस्टर मुंह, इतने लापरवाह कैसे हो गए? अच्छा हाँ, मेरे पास तो अभी नकद पैसे भी नहीं है। आखिर इतने महीनों तक तुम्हारा बेटा बनकर रहा हूं, कुछ मेहनत आना तो बनता है ना? लेकिन जैसे ही तुम वापस उनकी तरफ बढ़ने वाले थे, जमीन पर पड़े मू यांगछुआन ने कांपते हुए मोटी गड्डी मेरी तरफ बढ़ाई। भैया, अगर आपको बुरा न लगे तो ये पैसे रख लीजिए। बस हमें और परेशान मत कीजिए। मेरी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए तिरस्कार से कहा, सच में तू जितना नीच है उतना शायद कोई नहीं होगा। तुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे तेरी ये मासूम बनने वाली हरकतें सबसे ज्यादा नफरत दिलाती हैं। फिर भी इस वक्त भी अपने लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर मैंने सीधा उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी। आहा! सुअर की तरह उसकी दर्द भरी चीख एक बार फिर पूरे हॉल में गूंज उठी। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। अरे हां, मेरा बटुआ और पहचान पत्र कहाँ है? मैंने इतना कहा ही था कि मोयुलू ने जैसे कोई भूत देख लिया हो, वह बिजली की रफ्तार से स्टोर रूम की ओर भागी। कुछ ही देर बाद वह एक बैग पीठ पर लटकाए हांफती हुई मेरे सामने आ खड़ी हुई। तुम्हारा मोबाइल, बटुआ और पहचान पत्र सब इसके अंदर हैं। मैंने तुम्हारे लिए बदलने के कपड़ों का एक जोड़ा भी रख दिया है। मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। सीधे बैग छीनकर उसके अंदर की चीजें देखीं। सब कुछ सही था। मैं मुड़ा और बाहर जाने लगा, लेकिन 2 कदम चलते ही फिर रुक गया। ओह हां, एक बात कहना तो मैं लगभग भूल ही गया था। मेरे इतना कहते ही मुंह परिवार के सभी लोगों की नसें फिर से तन गईं। सबकी नजरें मेरी पीठ पर टिक गईं। मैंने आराम से कहा, एक बार मैंने मू यांगचुआन को फोन पर बात करते सुना था। वह किसी बड़े घर के लड़के से वादा कर रहा था कि वह हर हाल में मू नाई को उसके बिस्तर तक पहुंचा देगा, और जब वह उससे मन भर लेगा तब खुद भी उसका मजा लेगा। मैंने 2 बार जीभ से आवाज निकाली, हूं। ओह हां, और मू युलू भी। तुम लोगों का ये प्यारा छोटा भाई वाकई बहुत अच्छा भाई है। हा हा हा। जोर से हंसते हुए मैं बिना एक बार भी पीछे मुड़े बाहर निकल गया। मेरे पीछे उस घर में कैसी उथल पुथल मचेगी, उससे मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी जो बातें मैंने अभी कही थीं, वे सब मैंने वहीं खड़े खड़े गढ़ी थीं। लेकिन इतना जरूर था कि उन बातों के बाद मू यांगचुआन की जिंदगी इस घर में बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली थी। मैं हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला, दोनों बाहें फैलाकर गहरी सांस ली। आह, बाहर की हवा सच में कितनी ताजा है। तभी मेरे दिमाग में फिर वही यांत्रिक आवाज गूंज उठी। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने शुरुआती मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। नए फीचर अनलॉक हुए, भविष्य की झलक, आइटम मॉल और शुरुआती पूंजी 50 लाख रुपए। चलते चलते मैं सिस्टम की जानकारी समझ ही रहा था कि तभी मोबाइल पर पैसे आने का संदेश भी आ गया। मैं मुस्कुराया। अब आगे कहां जाना चाहिए? उधर मुंह परिवार की हवेली के हॉल में पिता को लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय उन्हीं के साथ हुआ है। गुस्से में उन्होंने लाखों का फूलदान उठाकर जमीन पर पटक दिया, फिर करोड़ों की कीमत वाले सोफे पर लात मार दी। सूजे हुए चेहरे के साथ वे दहाड़ उठे, नालायक, हरामजादा, उसकी मौत भी अच्छी नहीं होगी।
मां ने झुंझलाकर ठंडी आवाज में कहा, अब ये तमाशा किस लिए कर रहे हो? अभी तो बड़े बहादुर बने हुए थे, तब उस लड़के से भिड़ क्यों नहीं गए? उनकी बात सुनते ही पिता एकदम चुप हो गए। उन्होंने कांपती उंगली से अपनी ओर इशारा किया। मैं 50 साल का हूं और वो लड़का सिर्फ 20 साल का है। अगले ही पल उन्होंने गुस्से का सारा निशाना जमीन पर पड़े मो यांगचुआन पर साध दिया। और तेरी उम्र भी तो उसी जितनी है। तुझ पर लाखों रुपए खर्च करके ताइक्वांडो सिखाया था। आखिर सीखा क्या है तूने? बस यही एक सवाल पूरे घर में तूफान ले आया। मां, मू नाई और मू युलू तीनों को अचानक मेरी जाते जाते कही हुई बातें याद आ गईं। तीनों की बर्फ जैसी ठंडी निगाहें एक साथ मू यांगचुआन पर टिक गईं। उन निगाहों को देखकर उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। गया, लगता है उन्होंने उसकी कही हुई बातों पर सचमुच यकीन कर लिया। मू यांगचुआन घबराकर बोला, पापा, ऐसा नहीं है कि मैं उसका सामना नहीं करना चाहता था। क्या आपने नहीं देखा? आज भैया पूरी तरह पागल हो गए थे। यह कहकर वह फिर से रोने लगा। बस करो! मां ने पहली बार उस पर इतनी सख्त आवाज में डांटा। उसकी रुलाई उसी पल रुक गई। यह पहली बार था जब मां ने उससे इस लहजे में बात की थी। लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि इस बार कोई भी उसके पक्ष में नहीं बोला। मू नाई ने चुपचाप नजरें दूसरी ओर फेर लीं। मू युलू ने तो सीधे उसकी तरफ घृणा से आंखें घुमा दी। मू यांगचुआन बेचैन होकर बोला, पापा, मां, दीदी, आप लोग कहीं सचमुच उसकी बातों पर यकीन तो नहीं कर रहे? वो तो बस हमारे रिश्ते खराब करना चाहता है, पिता ने गुस्से से कहा। बस, मैंने निजी डॉक्टर को बुला लिया है। वे सोफे पर बैठे दांत पीसते हुए बोले, उस हरामजादे की नीयत शुरू से ही खराब थी। 1 महीना, बस 1 महीने बाद मैं उसे दिखाऊंगा कि असली मालिक कौन है। लेकिन मू यांगचुआन के सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। स्पष्ट था कि मेरे जाते जाते कहे हुए शब्द उनके दिलों में शक का बीज बो चुके थे। मू यांगचुआन ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में गहरी नफरत और जहर भर चुका था। मां दांत पीसते हुए बोली, सुनिए, अभी के अभी कुछ लोगों को उसके पीछे लगा दीजिए। अगर उसने बाहर जाकर हमारे बारे में जरा भी उल्टी सीधी बात की तो उसे बांधकर वापस ले आइए। इतना कहकर वह बैठने लगी। लेकिन जैसे ही उनका कूल्हा कुर्सी से छुआ, वे स्प्रिंग की तरह उछलकर वापस खड़ी हो गईं। आह, दर्द, दर्द! मू नाई और मू युलू तुरंत दौड़कर उन्हें संभालने लगीं। लेकिन उन दोनों की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। कोई भी बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ ही पलों में पूरा मू परिवार फिर से मुझे कोसने लगा। उधर मैं आराम से टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा था। मैंने आलस से एक लंबी जम्हाई ली। आह, अब जाकर थोड़ा सुकून मिला। तभी सिस्टम की आवाज एक बार फिर मेरे दिमाग में गूंज उठी। डिंग! पता चला है कि होस्ट इस समय बेघर है। नया मिशन जारी किया जा रहा है। कृपया अपने उस गर्मजोशी भरे घर वापस लौटें जहां सच में आपका इंतजार है। मैं अभी सोच ही रहा था कि कहां जाऊं, और सिस्टम ने जैसे खुद ही रास्ता दिखा दिया। जिस गर्मजोशी भरे घर की वह बात कर रहा था, वह शायद मेरे पालक माता पिता का घर था। वे पेंगदोंग काउंटी में रहते थे। सालों पहले उन्होंने मुझे अनाथालय से गोद लिया था और हमेशा उन्होंने मुझे अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया था। समय रात के 11 बजे से भी आगे बढ़ चुका था। मैं टैक्सी से उतरा। सड़क पर बस कुछ धुंधली स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। दिशा पहचानते ही उन परिचित गलियों की ओर कदम बढ़ा दिए। लेकिन जितना घर के करीब पहुंचता गया, दिल उतना ही घबराने लगा। चटाक! अचानक मैंने खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। धत! कितना निकम्मा हूं मैं। इतनी उम्र हो गई और अब भी डर रहा हूं। जिन्होंने उनके साथ गलत किया था वह इस शरीर का पुराना मालिक था, मैं नहीं। मैंने लंबी सांस छोड़ी, खुद को शांत करने के लिए कई बार गहरी सांस ली, फिर आखिरकार आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में मैं लोहे के पुराने गेट के सामने पहुंच गया। आदतन मैंने पास की एक ईंट उठाई। उसके नीचे वही चाबी रखी थी। ये जगह उन्होंने खास मेरे लिए तय कर रखी थी। खट! ताला खुल गया। मैंने धीरे धीरे गेट खोला, दबे पांव आंगन में दाखिल हुआ, फिर अचानक खुद पर ही झुंझलाया। क्या कर रहा हूं मैं? चोर हूं क्या? धत तेरे की! घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा था। लगता था मां और पापा सो चुके थे, लेकिन पूरी रात आंगन में खड़े रहना भी तो संभव नहीं था। आखिर मैं दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही हाथ उठाया, दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। ठक!
ठक ठक। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया, कांपती हुई आवाज में पुकारा, माँ, पापा, मैं वापस आ गया हूं। मैं कुछ देर वहीं खड़ा इंतजार करता रहा, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार मेरे हाथ की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। ठक ठक ठक। अगले ही पल घर के अंदर से आखिरकार कुछ हलचल सुनाई दी। फिर बैठक की बत्ती भी जल उठी। रोशनी दरवाजे की दरारों से बाहर फैलने लगी। उसी क्षण मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह सीने से बाहर निकल आएगा। मैं वापस आ गया हूं। कुछ ही पलों बाद बैठक की बत्ती जल उठी। अंदर से मेरी पालक मां की उलझी हुई आवाज आई, कौन है? बिंग बिंग या फिर सीसी? मैंने गहरी सांस ली, थोड़ी झिझक के साथ बोला, मां, मैं हूं, आपका बेटा। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुल गया। उन्होंने मुझे देखते ही जोर से पुकारा, जल्दी आइए, हमारा बेटा वापस आ गया। इतना कहते ही उन्होंने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उनके दोनों हाथ मुझे इतनी मजबूती से पकड़े हुए थे, मानो डर हो कि अगर छोड़ दिया तो मैं फिर से कहीं गायब हो जाऊंगा। उसी पल अंदर से एक मजबूत कद काठी वाला अधेड़ आदमी भागता हुआ बाहर आया। मेरे पालक पिता ली त्यानमिंग। वे मुझे बिना पलक झपकाए देखते रहे बहुत देर तक, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सचमुच उनके सामने खड़ा हूं। काफी देर बाद उन्होंने कांपती आवाज में सिर्फ दो शब्द कहे, दुबला। हो गया। मैंने अपनी आंखों की नमी रोकने की पूरी कोशिश की, सिर खुजलाते हुए जबरदस्ती एक बड़ी सी मुस्कान चेहरे पर ले आया। हाँ, थोड़ा दुबला हो गया हूं, इसलिए तो वापस आया हूं, कुछ अच्छा खाने। फिर मैं मुस्कुराकर बोला, मां, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे मुंह से निकला यह एक शब्द, मां। सुनते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फिर बह निकली, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए उन्होंने कहा, मैं अभी तेरे लिए नूडल्स बनाती हूं, 2 अंडे भी डालूंगी। इतना कहकर वे खुशी खुशी लगभग दौड़ती हुई रसोई में चली गईं और ली त्यानमिंग चुपचाप आकर मेरे बगल में बैठ गए। पापा की बस एक बात। सुनते ही मैं वहीं का वहीं ठिठक गया। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, वहां उन्होंने तुझे बहुत सताया था, है ना? मैंने गहरी सांस ली, चेहरे पर जबरदस्ती हल्की मुस्कान लाकर कहा, नहीं पापा, उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। जो कुछ भी था सबका हिसाब बराबर करके ही वापस आया हूं। ली त्यानमिंग ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बुदबुदाने लगे, वापस आ गया, बस यही काफी है, वापस आ गया। मैंने उनकी ओर देखा, पूरी गंभीरता से कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पिछले 6 महीनों में मैंने आप लोगों से एक बार भी संपर्क नहीं किया। वे कुछ पल के लिए चुप रह गए। उनकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक उभरी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कोई बात नहीं, वापस आ गया यही बहुत है। तो इस बार कितने दिनों के लिए आया है? मैंने उनकी उम्मीद से भरी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस 5 शब्द। और ली त्यानमिंग के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। अगले ही पल उनके चेहरे पर भयानक गुस्सा उभर आया। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, बेटा, मुंह परिवार वालों ने आखिर तेरे साथ किया क्या है? मैं तुरंत हंसते हुए उन्हें समझाने लगा, पापा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो चुपचाप मार खा ले। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही जवाब मिल गया। अब तो मैं यहीं रहने वाला हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे रखना ही नहीं चाहते? बेवकूफ लड़के! ली त्यानमिंग हंस पड़े। उन्होंने हमेशा की तरह मेरे सिर के बाल जोर से उलझा दिए। यह घर हमेशा से तेरा था और हमेशा तेरा ही रहेगा। फिर गंभीर होकर बोले, भले ही तेरे बाप के पास ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन जवानी में मैंने भी बहुत लोगों से रिश्ते बनाए थे। मेरा एक बड़ा वकील दोस्त भी है। अगर किसी ने तुझे फिर से तंग किया तो मैं अपनी जान लगा दूंगा। उसी समय मां रसोई से बाहर आईं। उनके हाथ में गरमागरम हरे प्याज वाले नूडल्स का बड़ा कटोरा था। ऊपर 2 सुनहरे तले हुए अंडे रखे थे। मैंने तुरंत चॉपस्टिक उठाई और भूखे भेड़िए की तरह खाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा कटोरा साफन हो गया। खाना खत्म होने के बाद मां मेरा हाथ पकड़कर दूसरी मंजिल पर ले गईं। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, मुस्कुराते हुए बोली,
हमें नहीं पता था तू कब वापस आएगा, लेकिन मैं हर दिन इस कमरे की सफाई करती रही। देख, बिल्कुल भी गंदा नहीं है। उनकी यह एक बात मेरे दिल पर किसी भारी हथौड़े की तरह आकर लगी। मेरे पास ऐसे लोग थे जो मुझे पूरे दिल से प्यार करते थे, फिर भी मैं उस ठंडे, बेरहम और प्यार से खाली घर में अपनापन ढूंढता रहा। मैंने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को जैसे तैसे शांत किया, फिर मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद मां, अब आप भी जाकर आराम कीजिए। मां ने प्यार से सिर हिलाया। ठीक है, तू भी जल्दी सो जाना। इतना कहकर वे बार बार मुड़कर मुझे देखती हुई नीचे चली गईं। मैं सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। रजाई से आती धूप की हल्की सी खुशबू दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंज उठी। डिंग! बधाई हो, होस्ट सफलतापूर्वक अपने गर्मजोशी भरे घर लौट आया है। इनाम 500 परफेक्ट पॉइंट्स। कुल परफेक्ट पॉइंट्स 1800। मैंने तुरंत सिस्टम से बातचीत शुरू की। तभी पता चला कि इन परफेक्ट पॉइंट्स से भविष्य भी देखा जा सकता है। 24 घंटे का भविष्य 100 पॉइंट्स, 7 दिनों का भविष्य 1000 पॉइंट्स, 30 दिनों का भविष्य 3500 पॉइंट्स। मेरे मन में एक विचार आया। मैंने तुरंत आदेश दिया, सिस्टम, पिता का 7 दिनों का भविष्य दिखाओ। अगले ही पल भविष्य की जानकारी मेरे दिमाग में उमड़ने लगी। पहला दिन, पिता अपनी चोटों की वजह से घर पर आराम करेंगे। साथ ही वे लोगों को मेरे पीछे लगाकर पता करवाएंगे कि मैं पेंगदोंग काउंटी कहां रहता हूं, ताकि बाद में मुझसे बदला ले सकें। दूसरा दिन, पिता अभी भी घर पर आराम करेंगे। जैसे ही मां घर से बाहर जाएंगी, वे अपनी सेक्रेटरी को घर बुला लेंगे। तीसरा दिन, पिता अभी भी घायल अवस्था में घर पर होंगे। इसी दौरान मुंह परिवार के बुजुर्ग घर आएंगे। पिता उनसे कहेंगे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए मुझे मुंह परिवार से निकाल दिया गया है। जानकारी की यह पूरी श्रृंखला मेरे दिमाग में बिजली की तरह गूंज उठी। मैं एक ही पल में पिता की पूरी चाल समझ गया। दूसरे दिन मेरे पालक पिता ली त्यानमिंग क्योटो जाने वाले थे। वे ली लुओबिन से मिलने निकलेंगे, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात पिता से हो जाएगी। वे सिर्फ मेरी तकलीफ देखकर 2 बातें पूछना चाहेंगे, लेकिन पिता पहले से ही गुस्से से भरे होंगे। उन्हें अपना गुस्सा निकालने का मौका चाहिए होगा। वे अपने आदमियों को ली त्यानमिंग के पीछे लगा देंगे और उन्हें बुरी तरह पिटवाकर अस्पताल पहुंचा देंगे। इतना ही नहीं, वे किसी और को पैसे देकर सारा दोष उसके सिर मढ़ देंगे और खुद कानून की पकड़ से बाहर आराम से घूमते रहेंगे। 5वां दिन, आखिरकार पिता को उनके कर्मों का फल मिलेगा। एक रहस्यमयी व्यक्ति उन्हें बोरे में बंद करके उठा ले जाएगा। 5वां दिन, उस रहस्यमयी व्यक्ति ने पिता के सिर पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि वे गंभीर मस्तिष्क चोट के साथ कोमा में चले गए। 6ठा दिन, वे अब भी बेहोश पड़े रहे। 7वां दिन, आखिरकार उन्हें होश आया, लेकिन होश में आते ही उनका पहला आदेश था, उसे खत्म कर दो, और उसके पालक मां बाप को भी। भविष्य की यह पूरी तस्वीर देखने के बाद मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक कौंध गई। उसी पल मुझे सब समझ में आ गया। भविष्य में जिस रहस्यमयी व्यक्ति ने पिता को बोरे में बंद करके पीटा था, वह कोई और नहीं बल्कि भविष्य का मैं ही था। और पिता मेरे और मेरे पालक माता पिता से पागलों की तरह बदला क्यों लेना चाहते थे, उसकी वजह भी साफन हो गई। कारण था भविष्य में मेरा वही हमला। उसी क्षण मुझे पूरी तरह एहसास हो गया, मुंह परिवार जैसा विशाल और ताकतवर खानदान ऐसी चीज नहीं था जिससे मैं सिर्फ रिश्ता तोड़कर हमेशा के लिए बच सकता था। वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब मुझे एक ऐसा काम करना होगा जो हमारी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। वह यह कि मुझे हर हाल में पालक पिता ली त्यानमिंग को क्योटो जाने से रोकना होगा। उन्हें किसी भी कीमत पर पिता से मिलने नहीं देना है। दोनों का आमना सामना कभी नहीं होना चाहिए। यह सोचते ही मेरी आंखों में ठंडी हत्या की चमक उभर आई। पिता, तुम सच में बहुत निर्दयी हो। लगता है अब तुम्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मौका ढूंढना ही पड़ेगा।